आज इस वीडियो में हम CUT UG का पूरा सिस्टम डिकोड करने वाले हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या 12th अपियर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है या 12th पास होना जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे और वो किस टाइम पर हार्ड कॉपी चाहिए होगी और किस टाइम पर सॉफ्ट और स्कैन कॉपी आपको चाहिए होगी, क्या आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए, क्या लोअर एज लिमिट होनी चाहिए, कितने मैक्सिमम आप अटेम्प्ट दे सकते हैं और कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते हैं, यानी कि A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और वो भी बहुत फ्रेंडली और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में। सो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल CUT अड्डा पर। यार आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे एग्जाम की जो 2022 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद उस एग्जाम का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा ये एग्जाम बनने वाला है। मेरे पीछे आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, और वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यानी कि UG, जो आप 12th के बाद एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटीज में जाकर ग्रेजुएशन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे बड़ी टॉपिक और सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कितने टाइप का आप कह सकते हैं कि क्या क्या आप सेक्शंस होते हैं आपके एग्जाम में, क्या उसकी एज लिमिट है, कितने आप मैक्सिमम अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कब इसका एग्जाम होता है, कब फॉर्म निकलते हैं, कब रिजल्ट आता है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करें यानी कि कैसे इसकी तैयारी करें। तो सारी चीजें आज आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की कि आखिर इसके अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तो आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर। और ये तो कुछ ही मैंने लिखी है भाई, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है कि शायद मेरा बोर्ड छोटा पड़ सकता था। तो आपका मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम के अंडर का आप कह सकते हैं कि मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज कवर हो जाती हैं जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेट यूनिवर्सिटीज की तो आप देख सकते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में है जो, और आप देख सकते हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू एंड जम्मू कश्मीर। तो ये जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं इस एग्जाम के अंडर आती है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो नाम नहीं लिखा। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई जरूरत ही नहीं है नाम की, वो वैसे ही फेमस है इतनी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसके अंडर ही आती है। वहीं मैं बात करूं JNU यूनिवर्सिटी, वो भी इसी एग्जाम के अंडर आती है, वो भी एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू लेती है। तो अगर मैं आपसे क्लियर वर्ड्स में एक बात बोलूं तो यार ये एक ऐसा एग्जाम है, सिंगल एक ऐसा एग्जाम है जिसको देकर आप इन सारी यूनिवर्सिटीज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं इससे आगे बात करूं कि सर एग्जाम में ऐसा क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, तो हमारे यहां पर 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। वो 3 सेक्शन क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा है लैंग्वेज सेक्शन, यानी कि आपको 13+ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो। लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो रीजनल लैंग्वेज आप ले रहे हैं, देखो इंग्लिश हिंदी तो नेशनल आ गई हमारी, लेकिन जो आप रीजनल लैंग्वेज ले रहे हैं बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो क्या वहां पर वो एप्लीकेबल है या नहीं, वहां पर वो उस चीज को मान रहे हैं या नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी 13+ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। और इसमें आपको क्या एग्जाम में क्या चीजें आएंगी, आपको ग्रामर आएगा, रीडिंग सेक्शन आएगा और कॉम्प्रिहेंशन आएगी। तो इन 3 टाइप के आपके क्या है क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे? MCQ फॉर्म में आएंगे, ठीक है, MCQ फॉर्म में आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उसके बाद बात करूं तो मैं आते हैं डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है? डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे कि अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स से यानी कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से 12th करी है तो उसके पास डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे? सर उसके पास डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसके पास होगी हिस्ट्री, उसके पास होगी ज्योग्राफी, यानी कि ये आपके क्या है डोमेन सब्जेक्ट हैं जो आप 12th में पढ़कर आए हो। तो ये डोमेन सब्जेक्ट्स का सेक्शन रहता है, एक पार्ट रहता है, आपके कुछ एग्जाम होते हैं डोमेन सेक्शन के। अगर वही मैं बात करूं साइंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की तो अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया। तो ये आपके क्या है एक डोमेन सब्जेक्ट के पार्ट होता है। और लास्ट में एक आपका आता है GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स
इस टॉपिक से, इन टॉपिक से आप कह सकते हैं रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। और कुछ कोर्सेज के लिए मैंडेटरी होता है, लाइक बीबी एंड बीएमएस। जो बच्चे बीबी और बीएमएस को फोकस कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपके लिए जीएटी मैंडेटरी होता है। और अगर मेरी पर्सनल चॉइस पर अगर आप जाना चाहें तो मैं बोलूंगा कि जीएटी को जरूर आप रखें ही रखें, इसकी प्रिपरेशन आप जरूर करें और इस एग्जाम को जरूर दें, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आप किस कोर्स को फोकस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक हमारा हो जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 हमारे हो जाते हैं डोमेन सब्जेक्ट और एक हो जाता है हमारा जीएटी सब्जेक्ट, यानी कि टोटल आपके 5 क्या है एग्जाम्स होते हैं। अब कुछ कोर्सेज में क्या होता है कि आप डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ दे सकते हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। कहीं होता है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट रखना है, जीएटी मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन कुछ जगह क्या है जीएटी मैंडेटरी होता है। बट ये जीएटी का जो एग्जाम है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, ये आपका एक बैकअप प्लान की तरीके से काम करता है कि मान लो जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो वहां पर आपका एडमिशन नहीं हुआ, वहां की कट ऑफ में आप नहीं जा पाए, तो क्या होगा, तो आपका दूसरी यूनिवर्सिटी में जीएटी जहां हो सकता है कि उन्होंने मैंडेटरी का रखा हो, तो वहां पर आपको ये काम आ जाता है। तो जीएटी जरूर रखे, मेरी तो यही आपको राय होगी। अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो सर एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, क्या फॉर्मेट होगा एग्जाम का, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ी बात है क्या टाइमिंग रहेगी। तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 50 एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे करने क्या होंगे, मैंडेटरी होंगे, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा था अलग पैटर्न था जिसमें से आप 50 में से 40 करके आते थे, 10 कोई अपनी मर्जी के क्वेश्चंस को छोड़ सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है, आपको 50 के 50 ही करने होंगे और हर एक क्वेश्चन की मार्किंग कितनी होगी, 5। तो टोटल आपका एक एग्जाम बनता है 250 नंबर का, 250 नंबर का बनता है। एक क्वेश्चन से आपको 5 नंबर मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो भैया 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये 5 तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो मिलने वाले नहीं है क्योंकि गलत कराए, बट एक और साथ में लेकर चला जाएगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो ये आपका क्या है एग्जाम पैटर्न रहता है, अलग अलग शिफ्ट्स में ये एग्जाम होते हैं। ठीक है, और आपके टोटल जो आपको टाइम मिलता है, जो टोटल आपको टाइम मिलेगा, आपका टाइम कितना होगा, 60 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटा। आपको 1 घंटा मिलेगा 50 एमसीक्यूज को करने के लिए। तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि एमसीक्यू जल्दी हो जाते हैं, टिकी तो करना है, गोला ही तो भरना है। नहीं नहीं नहीं, आपको प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो भैया एग्जाम में ना गोला भरना जरूर आता है, लेकिन गोला भरना आसान नहीं होता। कई बच्चे जल्दी 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 में बाहर निकाल देते हैं, कई बच्चे कुछ खाली पोर्शन छोड़ देते हैं, बट हमें अगर मैं बात करूं तो हमें बिल्कुल प्रॉपर उसको फिल करना पड़ता है, तभी वो काउंट होगा। ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, सिर्फ ये काउंट होगा। तो आपको क्या है प्रॉपर प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे ताकि आप टाइम को मैनेज कर सकें एग्जाम में और प्रॉपर क्या है सर्कल्स को फिल कर सके। ये आपका क्या है एक एग्जाम का फॉर्मेट रहता है। अगर मैं आगे बात करूं कि हाउ टू प्रिपेयर, सर प्रिपेयर क्या करें, आखिर इसके अंदर सिलेबस होगा क्या, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इसका बेस है सीयूटी का जो बेस है बेटा, वो बेस और कुछ नहीं 12th क्लास का सिलेबस है। आप जो 12th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो 12th क्लास की एनसीईआरटी ही इसका सिलेबस रहने वाला है, आपको वो अच्छे तरीके से करना होगा। और साथ में अगर मैं बात करूं तो जीएटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12th में आपको जीएटी के करंट अफेयर्स और ये चीजें लॉजिकल रीजनिंग नहीं करवाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का जैसे कि उसकी मामी की फूफी का भतीजे का लड़के के चाचे का नाने का क्या हुआ, इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं कि करंट में जो न्यूज़ है वो कवर करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि 12th में हम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होते हैं, हम आंसर राइटिंग करते हैं, वहां फिर भी बात बन जाती है, बट क्या है कि यहां पर क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बात नहीं बनेगी। तो क्या है आप 12th का क्या है सिलेबस कर सकते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट चाहता है सर नहीं मैं बहुत फोकस हूं, मैं बहुत सीरियस हूं, मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, मेरे तो ये तीनों गोल हैं,
मेरे ये तीनों गोल हैं, मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर बैठना ही बैठना है, टॉप कॉलेज में। तो आप लोगों के लिए क्या है, सीयूटी अड्डा ने कुछ कोर्सेज बैच लॉन्च करे हुए हैं स्पेशल सीयूटी के लिए। जैसे सीयूटी के जो महापैक हैं वो हर एक स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है। साथ में आपको क्या है, महापैक्स में क्या है, प्रिंटेड बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, रेगुलर मॉक टेस्ट, वो सारी की सारी आपकी जो प्रिपरेशन है लगा लो, उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। और हमारे कंधे बहुत मजबूत है, टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे कंधे आपको उठाकर आपके ड्रीम कॉलेज में टेबल पर बिठाकर ही हम अपना दम लेंगे, या कह सकते हैं अपने कंधों को हल्का करेंगे। तब तक हमारे कंधे पूरे भारी हैं और दमदार कंधे हैं। तो अगर जो स्टूडेंट सीरियस है वो जाकर बैचेज में एनरोल कर सकता है। आगे अगर मैं बात करूं, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्काउंट के लिए आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं MAPS26, ठीक है। मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक कोर्स के लिए एक अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। आप ऐसा नहीं है कि सेम सब्जेक्ट लेकर कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है। हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए जाहिर सी बात है भाई, हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, हिस्ट्री होनी चाहिए, तभी तो आप हिस्ट्री ऑनर्स कर पाओगे, सिंपल। लेकिन सीयूटी में आप देखोगे, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको अगर बात बताऊं, डीयू की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो यार हिस्ट्री ऑनर्स ना एक साइंस स्टूडेंट भी कर सकता है और एक कॉमर्स स्टूडेंट भी कर सकता है, चाहे उसके पास हिस्ट्री हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खास बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी साइंस स्टूडेंट की, साइंस स्टूडेंट की बात करूं, तो अगर उसने फिजिक्स ऑनर्स करनी है, फिजिक्स ऑनर्स करनी है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास फिजिक्स होनी चाहिए और मैथ होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो स्टूडेंट के पास या तो अकाउंट होना चाहिए या फिर मैथ होना चाहिए। अकाउंट या मैथ में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना ही होना चाहिए, तब जाकर आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। कि आपको अपने जो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपको बनाने हैं कि ये सब्जेक्ट्स आपके पास 12th में होने चाहिए, 12th क्लास में होने चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट साइंस के होते हैं जो ये कहते हैं सर हमें हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपका सीयूटी का एग्जाम होगा, वो सीयूटी का एग्जाम आपको अपने 12th के सब्जेक्ट्स के साथ ही देना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि सीयूटी का एग्जाम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी मुझे। आप दोगे साइंस के सब्जेक्ट से ही, और फिर वो जो कट ऑफ निकलेगी आपकी, उस कट ऑफ के हिसाब से आप अपने किसी भी बीए के कोर्स में जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कोई स्टूडेंट का दिल है कि सर मैं साइंस से हूं, मुझे बीकॉम करनी है, आप कर सकते हो बीकॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीकॉम ऑनर्स के लिए क्योंकि आपको मैथ चाहिए और आपके पास यहाँ मैथ होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम्स का स्टूडेंट अगर मैथ ले रखी है उसने 12th में, तो वो जाकर बीकॉम कर सकता है क्योंकि उसके पास मैथ है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है, वो नहीं कर सकता साइंस, वो साइंस नहीं कर सकता। अगर उसके पास मैथ है, अगर आर्ट्स स्टूडेंट के बच्चे के पास मैथ है, तो वो जाकर बीकॉम कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, मैथ है। और मैथ होनी चाहिए या फिर अकाउंट्स होना चाहिए। अब आर्ट्स का स्टूडेंट अकाउंट्स तो पढ़ेगा नहीं, बट मैथ कई करते हैं, आर्ट्स विद मैथ लेकर कर चलते हैं, तो उनके पास मैथ होगी तो वो जाकर यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात यहाँ है कि कट ऑफ क्या होती है। देखो यार, कट ऑफ की मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो कट ऑफ ना दो निकलती हैं। एक आपकी क्या होगी, सीयूटी का जो मार्क्स आए वो हो गई आपकी, फिर सीयूटी के मार्क्स के हिसाब से क्या है, आपकी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग कट ऑफ आती है, अलग अलग क्या है, यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ निकलती है। आप देखेंगे कि आपकी जो रैंक आई है सीयूटी में, वो किस यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेबल हो, कि आप पहली कट ऑफ में, सेकंड कट ऑफ में, थर्ड कट ऑफ में जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग कट ऑफ होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप देखोगे जनरली हाई रहती है, बाकी जो दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनकी आप देखोगे थोड़ी कम देखने को आपको मिलती है। बट हाँ, सबका जो टारगेट है वो मैक्सिमम दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी है हमारे कंट्री की।
तो ये सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखने हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, वहां पर आपको इसका ध्यान देना पड़ता है। बट जनरली एक ये बेसिक सा कंसेप्ट है। बाकी जब फॉर्म निकलेंगे, मैं जैसे बोल ही रहा हूं, जैसे फॉर्म निकलेंगे हम तब भी आपके साथ रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं और बिना किसी टेंशन के पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ना है किसी की। अब क्या है, आपके सामने मैं एक चार्ट लेकर आया हूं कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। जैसे कि पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि 12th पास होने चाहिए, जाहिर सी बात है, और अपीयरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या आप अपीयर्ड हो, यानी कि आपने अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि कुछ कॉलेजेस परसेंटेज मांगते हैं 12th की, कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती हैं। वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के टाइम आपको इजीली पता लग जाएगा कि क्या क्या, किस यूनिवर्सिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है। जब फॉर्म फिलिंग का टाइम आएगा तब भी हम यहीं अवेलेबल हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। बस आज आपको एक बेसिक आपका नॉलेज आपको मिल जानी चाहिए कि आखिर सीयूटी के एग्जाम में क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, आपने अभी तक एग्जाम पैटर्न देख लिया, सब्जेक्ट्स देख लिए, क्या क्या आपके आते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। पहला है एलिजिबल कैंडिडेट कौन होगा, जो 12th पास हो गया, 12th में अपीयर होगा उस टाइम। मिनिमम मार्क्स क्या है, कॉमनली 50%। लगभग हर जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती है 12th के मार्क्स, वो कहते हैं कि भैया हमें मतलब नहीं है, चाहे आप 34% से पास होके आ जाओ। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज क्या है, मांगती हैं कि भैया 12th में मिनिमम 50% तो हो आपके, इतने तो होने चाहिए। फिर वो क्या है, आपका सीयूटी का स्कोर देखती है। वैसे सीयूटी का स्कोर नहीं देखा जाता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज आपका सीयूटी का स्कोर तो मांगती है, साथ में 12th में एक बेसिक परसेंटेज मांगती है कि इतनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो भैया कोई एज लिमिट नहीं है। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से कोई एज लिमिट नहीं है। तो कोई भी आप मिनिमम या मैक्सिमम कोई हमें एज लिमिट देखने को नहीं मिलती है, कोई भी स्पेसिफिक रूल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड, नो लिमिट, as long as eligibility criteria are met। कोई भी नंबर नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, भैया इस बार नहीं हुआ अगली बार करो, अगली बार नहीं हुआ उससे अगली बार करो, उससे अगली बार नहीं हुआ उससे अगली बार करो, मर्जी आपकी है। बट अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो जाहिर सी बात है भैया, अगली बार का तो मतलब ही नहीं है, पहली बार में ही हो जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लास्ट टाइम में बहुत बार ऐसा मेरे को देखने को मिला कि डॉक्यूमेंट्स में ही बच्चे इतने फंबल हो गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। तो पहले से रेडी रखिए अपनी फोटो, अपने सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है आपके पास। ठीक है, 10th की 12th की मार्कशीट, और अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप क्या है उसका सर्टिफिकेट रखें। ये दो फॉर्म में आपको रखने पड़ेंगे। एक आप किस फॉर्म में रखना है, एक आपको सॉफ्ट कॉपी में रखना है, यानी कि स्कैंड होनी चाहिए, वो स्कैंड सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए हर चीज की, और एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हार्ड कॉपी आपको एडमिशन के टाइम यूनिवर्सिटी मांगती है। जब आपका कट ऑफ में आ जाता है, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाती है, खुश हो जाते हो, मिठाई बांट देते हो, उसके बाद हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रहे होंगे। उसके बाद बात करूं कोर्स वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हाँ यस रिक्वायरमेंट है भैया हर कोर्स की, अपने अपने सब्जेक्ट्स की। तो ध्यान रखें, अंधेरे में तीर ना चलाएं, सारी चीजों को पता करके ही तीर को बाण पर चढ़ाएं और फिर उसको चलाएं। तो हाँ, आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। पर्टिकुलर हर कोर्स के लिए अलग अलग क्या है कॉम्बिनेशन चलते हैं, अलग कोर्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स टेस्ट इन CUET। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और अगर आप ये सारी चीजें आप मानते हैं कि हाँ सर मैं 12th क्लास का सिलेबस कवर कर लूंगा, GAT तैयार कर लूंगा, और अगर मैं बिल्कुल फोकस हूं तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा पढ़ने के लिए, और मैं ये 50 MCQs कर सकता हूं 60 मिनट के अंदर है, और मेरे ये डोमेन सब्जेक्ट तैयार है, मेरा इन यूनिवर्सिटीज में मेरा टारगेट है, तो भैया आपके लिए फिर एक लास्ट में जो चीज मैं बताना चाहूंगा वो है कि आखिर एग्जाम की डेट कब आती है। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की,
एग्जाम डेट्स की, तो आप याद रखें एग्जाम डेट्स जो होते हैं हमारे फेब से मार्च के बीच में, फेब से मार्च के बीच में क्या है, फॉर्म फिलिंग की डेट आती है, फॉर्म्स निकलते हैं। ठीक है, याद रखें फरवरी से मार्च के बीच में आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, फेब में आपके बोर्ड्स के एग्जाम चलते हैं, मार्च लास्ट टाइम क्या था कि मार्च में ही बंद कर दिए थे, बट फिर भी आप रिमाइंडर लगा के रखें फेब और मार्च का। अगर मैं उसके बाद बात करूंगी सर एग्जाम कब होता है, तो सबसे जरूरी तो यही है बेटा, तो आपका एग्जाम होता है मई से जून के बीच आपके एग्जाम चलते हैं, मई से जून के बीच एग्जाम चलते हैं, जो आज तक यही रहा है पैटर्न। फिर उसके बाद बात करते हैं हम रिजल्ट की, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाता है जुलाई में, और जुलाई के बाद फिर अगस्त में आपके कॉलेजेस में क्या है, एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका पूरे का पूरा क्या है, आपका सीयूटी की टोटल गाइड रही है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी स्टिल अगर किसी स्टूडेंट का डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकता है और बता सकता है कि सर मेरा ये डाउट रह गया, हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, कॉल नंबर भी मिल जाएगा, आप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो का आप अच्छे से वेट करेंगे, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।